नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न शिवाजी का सम्मान न जन सुरक्षा का ध्यान। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा, कह दी ये बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो की भूमिका निभा रही भाजपा। संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का बड़ा रोड शो, वायनाड उपचुनाव से पहले किया गया ये रोड शो। कहा यहाँ खेलों का है केंद्र लेकिन सुविधाएं नहीं। आगे जिक्र होगा कि जनगणना से पहले 2 मुद्दों पर सफाई दे सरकार, सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला। कहा किसानों को फ्री बिजली देने की बात कहकर मीटर लगा रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। न शिवाजी का सम्मान न जन सुरक्षा का ध्यान। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा और कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रविवार को भगदड़ मची, कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भारत के ढहते हुए बुनियादी ढांचे का उदाहरण बताया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों और सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार सुबह करीब 2:45 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मच गई, जब बिना आरक्षण वाली बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों ने ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि पश्चिम रेलवे का दावा है कि केवल 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्घाटन और प्रचार तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे जनता की सेवा के लिए एक ठोस आधार हो। जब लोगों की जानें जाती हैं और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद गिर जाती है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव की अनदेखी का गंभीर संकेत है। उन्होंने बालासोर ट्रेन हादसे का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल जून में बालासोर हादसे में 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने के बजाय सरकार ने उन्हें कानूनी झंझटों में फंसा दिया। शिवाजी महाराज की मूर्ति भी 9 महीने में गिर गई, जिससे ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ प्रचार का मामला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो की भूमिका निभा रही है भाजपा। संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना से राज्यसभा सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा विभिन्न दलों को तोड़कर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ो फोड़ो राजनीति कर रही है। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। राउत के मुताबिक देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सांसद ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए और इसके अलावा 4 मजदूर मारे गए थे। पूरे देश में ऐसा माहौल है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह कभी जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ राजनीति पर बात करते हैं। सरदार पटेल गृह मंत्री थे क्या? वो ऐसा काम कर रहे थे। वो भी गुजरात के ही थे और लोग उनको लौह पुरुष कहते थे। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह को मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये लोग महाराष्ट्र और बंगाल कभी नहीं जीत सकते। इन लोगों को सिर्फ तोड़नी है और इलेक्शन सिंबल चुराना है। इनकी भूमिका तोड़ो फोड़ो और राजनीति करने की है। सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में 2-4 सीटों पर चर्चा जारी रहती है, चाहे सामने महायुति गठबंधन हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी का जबरदस्त रोड शो। कहा यहाँ खेलों का है केंद्र लेकिन सुविधाएं नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी पारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान के तहत वायनाड में रोड शो किया। दोस्तों, रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो उनके लिए
कोई भविष्य नहीं देखते हैं। आपके यहाँ खेलों का केंद्र है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सॉकर यानी फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इनमें सुधार की ज़रूरत है। सभी युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, जो अपने राज्य अपने देश की तरफ से खेलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनगणना से पहले 2 मुद्दों पर सफाई दे सरकार। सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की अधिसूचना से ये साफ है कि 2021 में होने वाली जनगणना, जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही करवाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना के सर्वे से पहले 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1951 में हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जातिगत जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है, जो कहता है कि ऐसे किसी पुनर्गठन का वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना और उसके रिजल्ट का प्रकाशन आधार होगा? क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं? तो दोस्तों, 2 सवाल पूछ लिए गए हैं यहाँ पर सेंसस से पहले, और दोनों सवाल अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो पहला सवाल ये है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिगत जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, क्योंकि ये कराना संविधान के अनुसार उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा सवाल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 82 में जो प्रावधान है कि 2026 में जब इसका नतीजा आएगा, जब जनगणना का नतीजा आएगा, तो उसके आधार पर लोकसभा की सीटें तय होंगी। तो क्या वो राज्य जहां पर जनसंख्या कम हुई है, क्या उनको इस मद्देनज़र नुकसान होगा? ये 2 सवाल पूछ लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला। कहा किसानों को फ्री बिजली देने की बात कहकर मीटर लगा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक महापंचायत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 वर्ष तक किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने किसानों के खेतों पर मीटर लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर मीटर लगाए जाएंगे तो फ्री बिजली कैसे आएगी? टिकैत ने यहाँ मुंडेरा में आयोजित किसान महापंचायत के बाद संवाददाताओं से कहा कि अगर मीटर लगाना है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा, नहीं तो किसान के खेत में मीटर नहीं लगेगा। उन्होंने धान की कीमतों को लेकर आरोप लगाया कि पूर्वांचल में जौनपुर, मिर्जापुर और बलिया में 1200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में धान किसानों से लिया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि यही हाल मक्के का भी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि अकेले बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान फसलों को कम कीमत पर बेचने से किसानों को होता है, और ये हाल सभी राज्यों का है। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग बंधुआ मजदूर बनकर रहें। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। ये सरकार देश को श्रमिकों का देश बनाना चाहती है, क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों की भारी कमी है। और उन्होंने कहा कि अग्निवीर आने वाले दिनों में गार्ड का काम करेंगे, क्योंकि अकेले अडानी समूह को 25,000 गार्डों की ज़रूरत है। ये भर्ती अडानी के लिए हो रही है। ये देश कृषि प्रधान देश से श्रमिक प्रधान देश बन जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने पर कोई रार खत्म हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सलमान खान को माफ़ी मांगने में क्या जाता है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में 180 देशों में 176वें स्थान पर भारत। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत के 176वें स्थान पर रहने को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और पूछा कि क्या इस सूचकांक के सह विकासकर्ता इजराइल के बेन गुरियन विश्वविद्यालय की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से कथित रैंकिंग पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार
प्रचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जब भी भारत किसी वैश्विक सूचकांक या किसी अन्य चीज़ों में बहुत नीचे की रैंक प्राप्त करता है तो प्रधानमंत्री के नाम का ढोल बजाने वालों और जय जयकार करने वालों की तत्काल प्रतिक्रिया सूचकांक पर हमला करने की होती है और इसे एजेंडा चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा देश को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बीजेपी नहीं अफसर लड़ते हैं उनका चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस बीच रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे, जहां वो सपा के संस्थापक सदस्य प्रदीप कपूर की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं बल्कि अधिकारियों की मदद से चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने सदस्य नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का सहारा लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं बल्कि बाहरी मदद से चुनाव लड़ रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी मीडिया पर भी दबाव बना रही है जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है जो 13 नवंबर को होंगे और जिनके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के बाद इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी जंग में किसकी जीत होती है और कौन हारता है। बता दें, अखिलेश यादव हमेशा से अपने तीखे बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं और वो अक्सर अधिकारियों को भी नसीहत देते नजर आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर सीट पर बागी बढ़ा रहे बीजेपी की चिंता, रूठे नेताओं के घर जाकर मनाने में जुटे शिवराज और हेमंत, दिन भर चली कोशिश। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में पार्टी के अंदर असंतुष्टों की बढ़ती संख्या ने जहां भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, वहीं नाराज व बागी नेताओं को मनाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। शनिवार को भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता असंतोष थामने में जुटे रहे। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश रांची और कांकेर से लेकर मधुपुर, धनबाद व गुमला तक होती रही। पोटका सीट से टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार को मनाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को शनिवार को भी कुछ नेताओं को मनाने की सफलता मिली। वहीं कई नेता अब भी अड़े हैं। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे पूर्व सांसद रविंद्र राय को मनाते हुए उन्हें प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक्शन में कांग्रेस धड़ाधड़ 87 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी और फिर तीसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने पहले 23 और फिर तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर खींचतान के बीच पार्टी ने अब तक कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शनिवार को रात अपने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिक राव ठाकरे को दिग्रस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह आसिफ जकारिया को बांद्रापुर और सचिन सावंत को अंधेरी पश्चिम से टिकट दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आई तेज गिरावट पर जताई चिंता, निवेशकों को बचाने के लिए बनाई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय शेयर बाजारों में हाल ही में आई तेज गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशकों को जोखिम भरे निवेश के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी से युवा निवेशकों, नौकरी पेशा लोगों और आम नागरिकों को बचाने के लिए रणनीति बनाने को कहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है। इसका कैप्शन है, भ्रष्ट लोगों की रक्षा करने वाले गिरोह में कौन है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए टिप्पणी की, संस्थागत पतन ने भारत में मित्रवादी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था अब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि एकाधिकार को बढ़ावा देती है। छोटे और मध्य व्यवसाय प्रतिगामी कर प्रणालियों में फंस गए हैं। उद्यमियों को पूंजी तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और खुदरा निवेशक अनिश्चित और असुरक्षित बाजार की ओर देख रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये उस तरह का माहौल नहीं है जो समृद्ध और नवोन्मेष को सक्षम बनाता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि माधवी बुच से जुड़ा घोटाला इस बात का उदाहरण है कि जब संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं और मित्रवादी पूंजीवादी हावी हो जाता है तो क्या होता है। जिन लोगों को आम भारतीय नागरिकों और उनके निवेश
देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि इस घोटाले पर अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बस शुरुआत भर है। भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम एक बड़ा सिंडिकेट कर रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी कर सवाल पूछा कि मोदी सरकार सेबी प्रमुख को संसदीय जांच से क्यों बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सेबी की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद की लोक लेखा समिति ने बुच समेत सेबी के कई अधिकारियों को तलब किया था। हालांकि उनकी निर्धारित उपस्थिति से 1 घंटे पहले बुच ने एक आपात स्थिति का हवाला देते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जताई। इस बीच भाजपा सांसद ने इस समन का विरोध किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मानना है कि ये महज संयोग नहीं है। हमें लगता है कि सरकार बुच की रक्षा कर रही है ताकि इस पूरे गठजोड़ में शामिल बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा सके। बता दें कि गत शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 662.87 अंक गिरकर 79,402.29 पर बंद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा 12.10 करोड़ के मानहानि का नोटिस। वेतन घोटाला करने का लगाया था आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 दिन पहले वेतन घोटाले का आरोप लगाने वाले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को नोटिस भेजकर 12.10 करोड़ का हर्जाना मांगा है। लॉ फर्म के माध्यम से भेजे नोटिस में तेजस्वी ने कथित तौर पर आधारहीन और आपत्तिजनक बयान के लिए नीरज के विरुद्ध मानहानि का मामला दायर करने की चेतावनी दी है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नीरज को 10 दिनों के भीतर हर्जाना देना होगा और इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी करनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, आतंकवाद के खिलाफ केंद्र से सहयोग की मांग। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार का दर्जा देने में देरी के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में यकायक बढ़े आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए आतंकवाद को हराने के लिए केंद्र सरकार को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर सरकार को साथ लेकर चलने पर जोर दिया है। पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा ने डोगरा राज्य का दर्जा घटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और 5 साल से अधिक समय के बाद राज्य को बहाल न करके महाराजा और डोगरा शासकों का अपमान किया है। मीडिया में बार बार प्रतिबद्धताओं और विज्ञापनों के बावजूद राज्य का दर्जा देने की घोषणा में देरी के लिए भाजपा और केंद्र सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। महाराजा हरि सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए शीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। यदि मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। सरकार को आतंकवाद से समग्र दृष्टिकोण के साथ निपटना चाहिए। केंद्र को आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की रणनीति पर काम करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन, अब राहुल गांधी किसी भी समिति में नहीं। जी हाँ दोस्तों, संसदीय सलाहकार समितियों का शनिवार को पुनर्गठन किया गया। इसकी खास बात यह है कि इसकी किसी भी समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम नहीं है। पहले राहुल गांधी विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। वहीं अब नई समितियों में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सुले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग, प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मामले में समिति में शामिल किया गया है। साथ ही जया बच्चन को विदेश मामले और मनीष तिवारी को विदेश मामले के साथ कनिमोझी को रक्षा मामले की समिति में शामिल किया गया है। बता दें कि साल 2024-25 के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस सदस्यों को विदेश मामले सहित 4 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रत्येक समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनप्रतिनिधियों के रूप में मेरी पहली यात्रा होगी, जन सेनानी के रूप में नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि वायनाड से निर्वाचित होने पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ये पहली यात्रा जरूर होगी, लेकिन एक जन सेनानी के तौर पर नहीं, क्योंकि लोकतंत्र, न्याय और संविधान में निहित मूल्यों के लिए लड़ना उनके जीवन की बुनियाद रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर गत 23 अक्टूबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने शनिवार को वायनाड के लोगों को लिखे खुले पत्र में कहा कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगी और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगी। कांग्रेस नेता ने लोगों से समर्थन का आग्रह करते हुए कहा कि सांसद चुने जाने के बाद उनका काम वायनाड के लोगों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगा और वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
पवार की एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश। कांग्रेस का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को दावा किया कि अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। चेन्नीथला ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप लगाया। चेन्नीथला ने शनिवार को कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 2 विधायकों को एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। ऐसा करना दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। आखिर गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुप क्यों हैं? सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देना और लेना आपराधिक गतिविधि है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए।